नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश में इन दिनों चुनावी माहौल है, इसमें राजनीतिक दल अपना अपना चुनावी तड़का लगाने में जुटे हैं। एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर में अमर्यादित भाषा को लेकर सियासी संग्राम है, तो वहीं दूसरी ओर रैलियों में और जनसभाओं के जरिए वार पलटवार भी जारी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कांग्रेस को परिवारवाद, तुष्टीकरण सहित महिला आरक्षण बिल को लेकर जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश का विकास नहीं चाहती और अगर कोई और विकास करे तो उसका विरोध करती है। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार ओबीसी कार्ड खेलते नजर आए, लेकिन इसी बीच संसद में गालीकांड के मामले पर भी सियासत हो रही है। एक तरफ विपक्ष बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संसद में कभी भी किसी भी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो सकती है। ओवैसी के इस बयान के बाद सियासी पारा हाई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये कि क्या जाति के आधार पर राजनीति करना सही है? क्या ओवैसी धर्म का कार्ड खेल रहे हैं? क्या मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं? क्या बीजेपी से रमेश बिधूड़ी को संसद से निलंबित करेगी? तमाम सवाल हैं। साथ ही 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री के भी कई सवाल हैं, राहुल गांधी के भी। इन सब के बीच सबसे पहले शुरुआत तो करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं, जयपुर में हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज भी अगर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आए हैं तो मन से नहीं आए, बल्कि ये आप सभी बहनों के दबाव के परिणाम सीधी लाइन में आए हैं। और इसलिए मेरी माताओं बहनों, आपको याद रखना है, मेरी हर बहन बेटी को याद रखना है, कांग्रेस और उसके घमंडिया साथी महिला आरक्षण के घोर विरोधी है। नारी को सशक्त करने के इतने बड़े फैसले को भी वो भटकाने में लगे हैं। जिन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ये बिल रोका था, कांग्रेस के वही साथी उस पर अभी भी दबाव बना रहे हैं। इसलिए राजस्थान की बहनों को, देश की बहनों को बहुत सतर्क रहना है। मेरे परिवारजनों, राजस्थान तो गौरवशाली इतिहास और परंपराओं की भूमि है। यहां के कण कण में गौरव गाथाएं हैं। महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल से लेकर राणा सांगा, राणा कुंभा तक, वीर दुर्गादास राठौर से लेकर गोविंद गुरु तक, मीराबाई, पन्ना धाय, रानी पद्मिनी से लेकर अमृता देवी, कालीबाई, कनबाबाई तक, ऐसे अनेक संतानों ने एक महान सनातन धरोहर हमारे लिए छोड़ी है। लेकिन कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन ने इस धरोहर के विरोध हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। कुछ वोटों के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को राजस्थान का समाज अच्छे से समझ रहा है। और मैं जानता हूं, राजस्थान चुनाव में ही नहीं
बल्कि आने वाले हर चुनाव में गठबंधन गठबंधन को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। वो जड़ों से उखड़ जाएंगे। मेरे परिवारजनों, राजस्थान के हर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहां की कांग्रेस सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते हैं। यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, आज देश के अलग अलग राज्यों में औद्योगिक विकास नई ऊंचाई पर है। राजस्थान में भी निवेश बढ़े, यहां नए कारखाने लगे, नई फैक्ट्रियां लगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जहां कदम कदम पर करप्शन हो, जहां लाल डायरी में काली करतूतें हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? ये साधारण अपराध नहीं है। ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो, जब कांग्रेस सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही हो, तो फिर कानून का खौफ कैसे रहेगा, किसमें होगा? इसलिए आज राजस्थान की पस्त कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी भुक्तभोगी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। जो सरकार बहनों बेटियों को सुरक्षा और सम्मान का जीवन तक नहीं दे सकती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपने देखा राजस्थान में है और कैसे राजस्थान में, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में प्रधानमंत्री वहां की सरकार कांग्रेस पार्टी और साथ ही अशोक गहलोत पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। परिवारवाद पर, नारी आरक्षण को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ कहा है। फिलहाल छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद रिपोर्ट में जाएंगे। हमारे साथ इस पूरे डिबेट में आलोक वत्स होंगे, नेता बीजेपी के, संजीत कुमार होंगे, नेता कांग्रेस के, हाजी नाजिम होंगे, नेता पीस पार्टी के, बिलाल खान होंगे, राजनीतिक विश्लेषक, राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ। सबसे पहले छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट में आगे।
चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी पिच सजाने में जुट गई हैं। एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर में अमर्यादित भाषा को लेकर देश भर में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रैलियों और जनसभाओं के जरिए वार पलटवार का दौर भी जारी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस को परिवारवाद, तुष्टीकरण सहित महिला आरक्षण बिल को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस ना खुद बदलना चाहती है और ना ही देश को बदलने देना चाहती है। साथियों, देश समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए घोर परिश्रम कर रहा है। आज दुनिया भारत को लेकर जो कुछ कह रही है, ये सारे गौरवपूर्ण काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में ही जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। बीजेपी सांसद रमेश मिधुड़ी की संसद में टिप्पणी से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान बीजेपी सांसद रमेश मिधुड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के एमपी दानिश अली को लेकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो। संसद के विशेष सत्र में बीजेपी नेता रमेश मिधुड़ी ने भाषाओं की सीमा लांघी। संसद के गाली कांड को लेकर विपक्ष बीजेपी सांसद पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे सियासत के खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं, जो कि ये आशंका जताने लगे हैं कि अब किसी भी दिन संसद में किसी भी मुसलमान की मॉब लिंचिंग तक हो सकती है। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। एक गलती हुई है, भारत के इतिहास को, संसदीय को कलंकित किया है भाजपा के सम्मानित सदस्य ने, और दुनिया जानती है। पर बीजेपी कभी इनको बुलवाएगी, कभी उनको बुलवाएगी, कभी उनको बुलवाएगी, पर सच जितने मेहमान जुड़ गए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्राइम टाइम डिबेट शो में। आलोक वत्स जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में हैं और लगातार विपक्ष को खरी खरी सुना रहे हैं। विपक्ष से कई सारे सवाल पूछे, लेकिन इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अब संसद में मॉब लिंचिंग वाली स्थिति है। कभी भी किसी भी मुसलमान के साथ सदन के अंदर मॉब लिंचिंग हो सकती है। क्या कहेंगे इस पर? आलोक वत्स जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने मेरे सवाल को सुना? आवाज रिपीट कीजिए, आप अपने क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, लगातार विपक्ष पर सवाल साध रहे हैं, लेकिन ऐसे में आज असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि अब सदन के अंदर भी मॉब लिंचिंग देखने को मिल सकता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए प्रीति जी, जो रमेश मिधुड़ी जी ने किया
वो किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ऑलरेडी सोकॉल्ड नोटिस हो चुका है और मुझे नहीं लगता है ऐसे व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाएगा किसी भी हाल में। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी इनके ऊपर। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जातीय जनगणना नहीं चाहते, जबकि इससे देश का फायदा होगा, फिर भी नहीं करा रहे जातीय जनगणना। ये जातीय जनगणना को होना अवश्य भारतीय है। अब ये और इसको किसी भी हालत में अब रोका नहीं जा सकता है। समय की थोड़ी सी ये है, लेकिन इसको ये जरूर होगा क्योंकि इसके बाद ही परिसीमन होगा, उसके बाद ही महिला आरक्षण बिल के बारे में को मूर्त रूप देने का काम किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं संजीत कुमार, साथ ही हाजी नाजिम भी हैं। नाजिम साहब, आज जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सदन के अंदर मॉब लिंचिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ बीजेपी के नेता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कहा है उन्होंने उस पर सो कॉल्ड नोटिस उन्हें भेजा गया है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर राजनीति कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और कह रहे हैं कि सदन में ऐसा हो सकता है, नफरत फैला रहे हैं असदुद्दीन जी। हाँ, देखिए प्रीति जी, जिस तरीके से नई संसद भवन के अंदर एक जिम्मेदार व्यक्ति ने इस तरीके की बात करी है, अब भाषा का प्रयोग करा गया, पूरे संसद को बदनाम कर दिया, पूरे भारत को बदनाम कर दिया। और वहीं पर हमारे भाजपा के आलोक वर्षी जी ये कह रहे कार्रवाई होगी। अरे भाई, कब कार्रवाई होगी? इतने दिन तो हो गए हैं, कब कार्रवाई होगी? लेकिन भारत के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, मुसलमानों को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता है नाम पूछकर, उनकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सही तो कहा, बताइए क्या गलत का? संसद भवन के अंदर जब ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा मुसलमान के प्रति, तो वहां कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है मुसलमान के साथ। तो बिल्कुल देखिए, इस तरीके की भारत सरकार को वहां पे सोचना चाहिए। और जिस तरीके से संसद के अंदर इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करा गया है, वहां पर तुरंत रमेश जी की सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आजीवन उनको संसद के अंदर बैन कर दिया जाए कि कोई भी इस तरीके का सांसद संसद लेकिन भवन के बसपा अंदर। की तरफ से, क्योंकि बीएसपी के सांसद हैं, उनके तरफ से कोई मायावती जी का ट्वीट आपने जरूर देखा होगा, वो ट्वीट आपने जरूर देखा होगा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ऐसा लग रहा है कि जो बसपा के सांसद के साथ हुआ है, दानिश अली के साथ, उसका फायदा उठा रहे हैं। अब वो राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सदन के अंदर किसी के साथ भी मॉब लिंचिंग हो सकती है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दानिश अली एकलौते सांसद नहीं है, कई सारे वहां माइनॉरिटी सांसद है जो जाते हैं सदन में। ये तो आरोप लगाना हो गया ना। देखिए प्रीति जी, बात बसपा के सांसद की नहीं है, चाहे सांसद कांग्रेस का हो, सपा का हो या AIMIM का सांसद हो, बात वहां पे आती है इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करना संसद भवन के अंदर। लेकिन जिस तरीके से अभी आलोक वर्षी जी कह रहे, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क के वजीर आजम ने कहा था कि कपड़ों से पहचान हो जाएगी। तो ये बताइए, मुल्क के वजीर आजम साहब यहाँ पर संसद भवन के अंदर इतनी बड़ी बात होगी, आप ही के पार्टी के सांसद ने अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, यहाँ पर खुले शब्दों में मुसलमान को मारने की धमकी भी दी है। उसने सीधा कहा है रमेश जी ने कि बाहर निकलो, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो असद साहब ने कौन सा गलत कह दिया? जब संसद भवन के अंदर खुलेआम धमकी दी जा रही है कि तुमको बाहर देख लो, तो इसका मतलब है कि मॉब लिंचिंग करने में कोई देरी नहीं थी। उन्हें भेजा गया है। अब क्योंकि चुनाव है तो तमाम पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने भी जा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, बट लग यही रहा है सर। संजीत कुमार जी भी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ में है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दोनों ही जगह पर प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री ने कहा वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कि नारी जो महिला आरक्षण बिल है, इसका कभी भी समर्थन ऑपोजिशन नहीं किया। अगर किया होता तो इन 75 सालों में ये बिल जरूर पास हो गया होता। उनकी मंशा ही नहीं थी कि कभी भी औरतें आगे आए।
क्या कहेंगे आप संजीत जी? जी प्रीति जी नमस्कार। नमस्ते। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे से अब थकान झलकने लगी है। थकान इसलिए नहीं कि देश की चिंताओं के, देश की समस्याओं से वो चिंतित है अपने साथियों को कैसे बचाएंगे, अदानी जी को कैसे बचाएंगे, इन समस्याओं से घिरे हुए हैं। आज जब राजस्थान में वो भाषण दे रहे थे, मैं अभी सुन रहा था आपके टीवी पर, तो वो कह रहे थे कि महिलाओं को साथ जो घटना घट रही है राजस्थान के अंदर, मैं समझता हूँ वहां जो बैठी महिलाएं हैं शायद उनमें भी कोई उत्सुकता उनकी बातों से नजर नहीं आ रहा था। क्यों नजर नहीं आ रहा था और हंसी आ रही थी उनको? इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री सरासर झूठ बोलते हैं और बड़े सफाई से झूठ बोलते हैं और सामने में झूठ बोलते हैं। वो मणिपुर की महिलाओं को जब नंगा उन्होंने डुबाया गया, शायद उसके पार बोल नहीं पाए प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पाए कि किस प्रकार इस देश के अंदर एक उद्योगपति को वो समर्थन दे रहे हैं और वो आगे बढ़ता जा रहा देश की संपत्ति को लूट लूट करके। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की संसद के अंदर जब कांग्रेस पार्टी ने महिला बिल का समर्थन किया और इस देश में फिर जाकर के राजस्थान में ये कहना कि वो इस बिल का समर्थन और विरोध करना चाहती है, मैं समझता हूँ ये अपने आप में संसद को पूरा असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के सांसद सदन में कभी भी उन्होंने मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि ये वही पार्टियां हैं जो कभी भी मुसलमान और जो औरतें हैं उनका भला नहीं चाहा। सदन में नाम तक नहीं, उनकी बाइट है। जी 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 तो बहुत सुंदर। भारतीय जनता पार्टी की खालाजान असदुद्दीन ओवैसी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो भाजपा को मदद करते हैं या विपक्षी दलों को मदद करते हैं। सही कह रहे हैं, मदद क्या करते हैं? बहुत बढ़िया। तो सही किस प्रकार से कह रहे हैं? क्या मुसलमानों के लिए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत असदुद्दीन ओवैसी को पड़ेगी क्या? मुसलमानों की इज्जत, मान सम्मान, स्वयं मुसलमान अपनी इज्जत और मान सम्मान रखने के वरिष्ठ पत्रकार नहीं सर, जब अभी कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी आए जिसमें कहा जाता है कि इन 75 सालों में सबसे ज्यादा खाई में अगर कोई कम्युनिटी गई है तो मुस्लिम है कांग्रेस के टाइम में। राहुल लाल जी मैं आती हूँ सर आपके पास। राहुल लाल जी, आज असदुद्दीन ओवैसी के बहुत सारे बयान आए, उसमें वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी पार्टी औरतों के खिलाफ के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ भी हैं। ये वही पार्टियां हैं जो सदन में कभी मुसलमानों का नाम तक नहीं लेते हैं। और आज क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने एक मुस्लिम को जिस तरीके से इंसल्ट किया है उस पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, रमेश बिधूड़ी जी का जो पूरा मामला है, सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की घटना इसके पहले कभी नहीं घटी है। तो जिस तरह से नए सदन में पूरी सरकार, पूरा विपक्ष, सब लोग बिल्कुल जोश खरोश के साथ एक साथ होकर गए थे, वहाँ पे इस घटना ने जरूर जो है कि हम सबों को अचंभे में डाल दिया, जो उनका पूरा का पूरा बयान है। और उसके बाद निशिकांत दुबे जी जो स्पष्टीकरण लेके आए हैं वो और भी ज़्यादा अचंभे में डालने वाला चीज़ है कि अगर प्रधानमंत्री जी के लिए कोई इस प्रकार की टिप्पणी की गई है तो आप उन दानिश अली जी के बारे में भी जांच पड़ताल कर लीजिए। लेकिन जिस तरह से पब्लिकली वो बयान आया है सदन के भीतर से, देखिए हम लोग सदन के कार्रवाई को देखते हैं प्रीति जी, दो तरह की चीज होते हैं। एक होता है कि भाई असंसदीय शब्द, जिसमें कि सदन के भीतर आपको नहीं बोलना होता है, लेकिन ये जो शब्दावली उन्होंने प्रयोग किया वो असंसदीय शब्द नहीं था। छोटे से ब्रेक ले रोकना पड़ेगा राहुल जी, को तुरंत रोकना पड़ेगा आपको। मैं तुरंत आती हूँ आपके पास, दो मेहमान उनके पास जरूर आऊंगी मैं ब्रेक के बाद, बस छोटे से ब्रेक के लिए रोकना पड़ेगा। देखते रहिए चुनावी बसात, चुनावी साल, क्या कुछ नया होता है, क्या कुछ खास होता है, थोड़ी देर। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद वापस चलेंगे हमारे साथ डिबेट में। सबसे पहले हमारे साथ राहुल लाल जी अपनी बात रखें, उसके बाद फिर बिलाल खान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। थोड़ा आपको वेट करना पड़ रहा है लेकिन ना मजबूरी ऐसी है, जल्दी से अपनी बात, उसके बाद फिर बिलाल खान के पास। मैं यही कहूँगा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय को इस मामले में त्वरित तौर पर रमेश बिधूड़ी जी की गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्योंकि ये संसदीय मर्यादा का मामला है। मामला ये नहीं है कि उनको आपने कारण बताओ नोटिस दिया, तमाम तरह की चीजें, और इतिहास में इस प्रकार की नजीर है। जब हम लोगों ने देखा है वहां पे कि इसी लोकसभा में हम लोगों ने देखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नोटिस दिया गया है तो कार्यवाही अपनी तरीके से की जाएगी राहुल जी, लेकिन इस पर राजनीति करना कितना जायज? आप बताइए, कोई ये कह दे कि कल को मॉब लिंचिंग हो जाएगी सदन के अंदर, तो ये इनडायरेक्टली आप लोगों को थ्रेट कर, मतलब एक मैसेज दे रहे हैं कि भैया संसद में ऐसा हो जाएगा, ये तो आप गलत बातें फैला रहे हैं।
प्रीति जी देखिए उस लाइन से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो परिस्थितियां हैं कि वो बयान दिया जा रहा है, हर्षवर्धन जो है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वो मुस्कुरा रहे हैं, रविशंकर प्रसाद मुस्कुरा रहे हैं, क्या वो बयान मुस्कुराने योग्य था, कोई हंसी मजाक लायक का बयान था? क्योंकि वहां पे केवल जो अपशब्द है वो नहीं कहा गया, वो ये भी कहा गया कि बाहर देख लिया जाएगा। ये गंभीर शब्दावली है। तो मैं मानता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष के पास तमाम संवैधानिक शक्तियां हैं। अतीत में अगर इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत के लिए उन शक्तियों का प्रयोग किया गया, उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयोग किया गया है, तो इस समय भी इस मामले पे सबों को मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सहित संपूर्ण जो है कि सत्ता पक्ष के लोगों चाहे विपक्ष के बिलाल लोगों, खान भी हमारे उनको साथ ऐसी जुड़ गए। बिलाल खान भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण करती है। आज प्रधानमंत्री के 2 राज्यों में रैली थी, एक मध्य प्रदेश में उन्होंने संबोधित किया, दूसरा वो राजस्थान में संबोधित कर रहे हैं, अभी भी जयपुर में है वहां संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार यही कह रहे हैं कि आप परिवारवादी पार्टियों से बाहर निकलिए, महिलाओं के कल्याण के लिए बाहर निकलिए, मुसलमानों के कल्याण के लिए बाहर निकलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पतन अगर मुस्लिमों का, महिलाओं का किसी काल में हुआ है तो कांग्रेस के काल में हुआ। क्या कहेंगे? जी मुझे देश के प्रधानमंत्री के बयान पे बहुत हंसी आ रही है, खिलखिला के हंसने का काम करता है। और एक तरफ तो आप मुसलमान के एमपी को वहाँ आतंकवादी बुलवा रहे हैं, हाँ उग्रवादी बुलवा रहे हैं, वहाँ ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा जा रहा है जिसको मैं यहाँ नेशनल चैनल पे बैठ के यूज नहीं कर सकता। और आप बात कर रहे हैं मुसलमानों की, अरे ये दोहरा थोड़ा तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? पूरा भारत। और जिस तरीके से दानिश अली को कहा गया, इनको पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए था, उस बेहुदा सांसद को जिसकी भड़क छाप लैंग्वेज थी, जिसने पूरे देश के लोग टीवी चैनल पे नहीं ना, बहुत संभल के टीवी चैनल पे आराम से अपनी बात रखिए। टीवी चैनल लोग भी देखते प्लीज। आज हमारे अंदर भी एक आक्रोश है। कोई बात नहीं, उसके लिए वीडियो बना के आप फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए। इस यहाँ पर थोड़ा मैडम फेसबुक की बात नहीं है, मैंने कोई ऐसा नहीं, जो सांसद लोकसभा के मंदिर से वो ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहा है उसको तो पार्टी से निकालना। उसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसके लिए बिलाल जी हम बात कर रहे हैं। हमने आपको बुलाया है, हमने आपको बुलाया है, सबको बुलाया है। हम लोग ऐसी, आप ऐसे नहीं है ना, आप ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है। तो आप अपनी बात तहजीब से प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट, आप अपनी बात रखिए, मैं आपको पूरा मंच देती हूँ, लेकिन तहजीब से। देखिए प्रीति जी, जेपी नड्डा जी को, ओम बिरला जी को सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग तो हम लोग कर सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है। हम कहेंगे पार्टी से उसको निकालिए, और जो है जिस तरीके से सांसद की सदस्यता उनकी जानी चाहिए, उस पर हम लोग मांग करते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि एक तरफ तो आप बड़ी मुसलमानों की हितैषी बनने का कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस सांसद को निकालने का काम क्यों नहीं कर रहे पार्टी से? ना आपने आज तक ब्रजभूषण पे कोई वो लिया, ना किसानों के मामले, ना टैनी को आपने आज तक पार्टी से निकाला, उसके फादर आपके मिनिस्टर बना बैठा है। आपको मालूम है किस तरीके से देश के अंदर क्या क्या हालात हो। कथनी और करने में फर्क है। तुष्टीकरण की कौन करता है? जो हमेशा से 80-20 की बात करता है, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करता है, जो तोड़ने की बात करता है, मंदिर मस्जिद की बात करता है, जो कभी भी इस देश के लिए, जो देश के हक में होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके फेवर की बात कोई नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ अभी भी देश के प्रधानमंत्री सनातन पे जिक्र कर रहे हैं। अरे आप ये बताइए ना, 5 साल आपने क्या काम किया? उस पे अगर वोट मांगेंगे तो हम ताली बजाने का काम करेंगे। आप सनातन को ये कह दिया, अरे जिसने कह दिया वो गलत था, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, सनातन के खिलाफ कोई नहीं सुन सकता। लेकिन इनके मुद्दे क्या रहते हैं कि मुझे ये। ठीक है, कांग्रेस के नेता संजीत जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर और आतंकियों पर मेहरबान रहने वाली सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जी, तो सबसे बड़ी बात यह है प्रीति जी, तो आज ये प्रश्न प्रधानमंत्री जी के सामने उठता है कि वो सिक्किम में क्या कहना चाहेंगे। जो मॉब लिंचिंग, जो औरतों के साथ घटना घटी है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? 6,500 FIR हुई है, उसके ऊपर एक कार्रवाई नहीं हुई। प्रीति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महिला पहलवानों के साथ देश की संसद के सामने घसीट कर मारा गया, उनके साथ आप क्या कहेंगे? कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस प्रकार की घटना आज किया है इस देश के अंदर, क्या उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं कहता हूं टेनी ने जो आज किसानों के ऊपर, टेनी के लड़के ने जो किसानों के ऊपर जो उन्होंने गाड़ियां चलाई, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और इस देश के अंदर आज स्थिति क्या है प्रीति जी? सवाल ये नहीं है। प्रधानमंत्री जी आज 9 वर्षों की जो अपना लेखा जोखा देश के अंदर सामने प्रस्तुत करना चाहिए था, उसके ऊपर वो चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं चर्चा कर पा रहे? क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर स्थिति में है, देश की सामाजिक स्थिति बहुत कमजोर स्थिति में है, और इसके लिए जिम्मेदार स्वयं प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि
वो इस देश के अंदर केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम करके इस देश के अंदर वो चुनाव जीतना ठीक चाहते है, हैं। आलोक वर्ष जी के लेकिन पास अब सच बता हिंदू दें- मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहती है आपकी पार्टी बीजेपी। हिंदू मुस्लिम करके आप लोग बस चुनाव जीतने से मतलब है, ये कह रहे हैं संजीत कुमार कांग्रेस के नेता। क्या कहेंगे सर? देखिए प्रीति जी, और संसद की जो घटना है इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो रमेश बिदुड़ी ने कहा, मैं कहीं से उसके साथ नहीं। ये बहुत अच्छी उनके बात है ऊपर और जो- स्वागत योग्य है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जो मेरा भी एक प्रश्न कठोर ये से है, आप कठोर एक बात कार्रवाई हो, हम उसका स्वागत प्रश्न ले करेंगे। लीजिए साथ साथ। लेकिन आप एक मिनट शांत रहिए। लेकिन जी, प्रीति जी, ऐसी अनर्गल और गंदी बातें और भी नेताओं ने समय समय पर कही है। मैं ये नहीं कहता कि अगर उसने कहा है तो हमको भी कहना चाहिए, लेकिन एक राजनीतिक चरित्र में बहुत बड़ी गिरावट आई है। सदन के भीतर कोई उदाहरण तो दे दीजिए आलोक वर्ष जी कि कोई इस तरह का बयान किसी और ने दिया हो, ना तो आपके पार्टी की तरफ से ना दूसरे विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस स्तर का बयान स्वतंत्र भारत में कभी हमारे सदन में दिया गया है। राहुल जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत ज्ञानी आदमी हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि खड़गे जी के बेटे ने क्या कहा था प्रधानमंत्री। नहीं, सदन के भीतर खड़गे की बात जी के हो रही है बेटे ना। सदन में कहा था क्या बात जी? लोकसभा राज्यसभा में भीतर की चर्चा हो रही है, सड़क पर तो लोग क्या कह रहे हैं अच्छा, बोले। बोलने तो दीजिए, अब बोलने दीजिए ना प्लीज, उसके बाद काउंटर कीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए उनको। सदन के भीतर गाली देना क्या बड़ा गाली होता है और सदन के बाहर गाली देना क्या छोटा गाली होता है? गाली गाली है राहुल जी, चाहे सदन के अंदर दी गई हो सदन के बाहर दी गई हो। बात आने वाली समझिए। गालियों हाँ, लेकिन जो आपने कहा मैं उससे सहमत हूँ कि इस तरीके की भद्दी बातें शायद सदन के पटल पे किसी ने अभी तक नहीं कहा होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ और उन पर कठोर कार्रवाई की भी मांग करता हूँ। कार्रवाई क्यों नहीं? अरे चुप रहिए यार, एक मिनट संजीत जी, चुप रहिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप शांत रहिए। कार्रवाई क्यों नहीं? आप शांत संजय जी रहिए। बोलने दीजिए प्लीज। संजय जी आपके समय पे नहीं बोल रहे, किसी के भी समय पे। संजय जी प्लीज, संजय जी ट्राई टू अंडरस्टैंड, बीच में नहीं बोल रहे हैं वो, रुक जाइए ना, 2 मिनट दे दीजिए उनको। बीजेपी के नेता है, नहीं बोलेंगे फिर आप लोग काउंटर कैसे करिएगा? वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आप बोले, तो आप भी इंतजार कीजिए कि वो कुछ बोले। प्रीति जी जब ये बोल रहे थे तो मैं संजीव जी से सुन ठीक रहा है, था। मैंने बोल दिया उनको, आप बोलिए अपनी बात रखिए। आजिम नाजिम भाई है, ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आप अपने टर्न पे बोलिए। मेरा ये कहना है जो बिदुड़ी ने किया वो किसी तरीके से माने नहीं, लेकिन इनका जो कहना है कि हमने कुछ नहीं किया, देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी हो गई, तीसरे की तरफ अग्रसर है, ये बगैर कहे हुए हो गया। 11 करोड़ 74 लाख शौचालय का निर्माण बगैर कुछ किए हो गया। 9 करोड़ से ऊपर घर का निर्माण बगैर कुछ कहे हो गया। दूर सुदूर इलाकों तक हमने रोड का जाल फैला दिया। हम चीन से भी आगे पहुंच रहे हैं रोड के मामले में। देखिए ये भाषण हो गया। से लेकर बिना आप डिबेट में जाकर बोलिएगा। आपने इस देश के अंदर आपने साम्राज्य का 5000 आपने अदानी को 382 अरब डॉलर का घोटाला करने वाले सारे नेता जमानत पर घूम रहे हैं और बोल रहे हैं किस मुंह से अपने देश की के साथ तो आप उनको वित्त मंत्री का पद दे रहे हैं आलोक वर्ष जी। आलोक वर्ष जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है प्रधानमंत्री 27 जून को उसी जगह पे जहां आज प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में बोला। वहाँ बोला नहीं, 27 जून को भोपाल में बोला था और 2 जुलाई को उन्होंने उनको मुख्यमंत्री भी बनाया अजीत पवार को, और उन्हें जो है तो वित्त मंत्रालय का पद भी दे दिया उन्हें। आपके सारे नेता बेल पे हैं। अरे भाई वही मैं कह रहा हूँ, आपने तो विपक्ष के भ्रष्टाचार को कम करने का काम आपने ही कर दिया है। विपक्ष की तरफ का सफाई अभियान चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। मैंने कहा ना राहुल लाल जी, काजिम जी, ये सारे हाजी नाजिम जी, माफ कीजिएगा, हाजी नाजिम जी हाथ उठा रहे हैं, अपनी बात रखिए। हाँ, देखिए प्रीति जी, अभी जिस तरीके से आलोक वर्ष जी ने बात रखी और कांग्रेस के नेता को उन्होंने डांटा फटकारा, जब भाजपा के नेता आपके चैनल पे इस तरीके से डांट फटकार सकते हैं तो संसद भवन के अंदर किस तरीके की भाषा का प्रयोग करा गया, तो यहाँ कोई काउंटर करने वाली बातें यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल है। जो अभी बात कर रहे थे ना कार्रवाई करने की, तो बताइए वहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी थे और रवि प्रसाद जी भी थे,
जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमान को टारगेट करा जा रहा है। मगर प्रीति जी, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आगे भारत के अंदर मुसलमानों को कब तक टारगेट किया जाएगा? भारत का मुसलमान तो वो है जिसने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए ऐसा नहीं है। सबसे पहले हाजी नहीं नाजिम जी, एक आदमी की गलती के लिए पूरे देश में टारगेट कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, प्लीज ऐसे लोग नहीं प्रीति जी, ये बताइए, भारत के अंदर मुसलमान को गाली कई सारे मुसलमान है सर जो कहते हैं कि हम बहुत सुख चैन से अपने वतन में रह रहे हैं। नहीं सुनिए प्रीति जी, बात तो सुनिए ना। बोलिए। मैंने कहा कि वो कौन लोग थे जो ये कहते थे गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को? वो किसने बयान दिया? और वो कौन था जो ये कहता कि अपने घर के हथियारों को तेज करवा कर रखवा लीजिए? लेकिन मुल्क के वजीर आजम कहते कि कपड़ों से पहचान होगी। तो बताइए, अभी तक कपड़ों से पहचान नहीं हुई है। मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि लोग, संसद जो है अपने लोकतंत्र का एक मंदिर है, वहाँ आलोक वाजी जवाब देंगे। आप सवाल कर लिया आपने, अब जवाब लीजिए। नेता है बीजेपी के, मैं जवाब नहीं। हाँ बोलिए बोलिए प्रीति जी, बात तो पूरी बोलिए। कहता हूँ कि भाजपा ने 9 साल के अंदर क्या किया, ये बताइए। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, आज तक नहीं दे पाए। स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, नहीं तो दे यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने तो करके दिखाया। नारी आरक्षण बिल, महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम कर दिया। वो किया कहाँ? कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज ही उन्होंने कहा दोनों ही राज्यों में महिला आरक्षण बिल बीजेपी मणिपुर की बात नहीं पूर्ण बहुमत। अरे मैं नहीं कह रही हूँ सर, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। बोलिए राहुल जी। सर मैं थोड़े कह रही हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री की बातों को रख रही हूँ। बोलिए। भोपाल से आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश की यात्रा करके आ रहा हूँ आपके चैनल पे मैं, और जो जमीनी स्थिति है प्रधानमंत्री जी जरूर उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं कर्नाटक की तरफ से, लेकिन वहां पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का उन्हें भारी सामना करना पड़ रहा है। वो जो कह रहे हैं कि भाई नई पीढ़ी को लोगों को बता रहे हैं कि भाई देखिए कांग्रेस ने जो है कि आप लोगों के साथ ये बुरा व्यवहार कर दिया, वो बुरा व्यवहार कर दिया। तो अब वो खुद मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन कई सवाल उनसे जनता पूछ रही है उनसे कि 20 वर्षों के शासन काल में उन्हें क्या मिला। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी फिर आप बीमारू राज्य बन जाइएगा। तो ये तब तो फिर क्या कर्नाटक का बीमारू राज्य बन जाएगा? तमाम जगहों पर जहां जहां कांग्रेस आई है वो बीमारू राज्य बन गया। देखिए प्रधानमंत्री चुनावी भाषण दे रहे हैं, उनका पूरा अधिकार है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करें, लेकिन जो अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं, अभी देखा आप ही के टीवी पर जब मैं आया हुआ था, जयपुर में उठा रहे थे वो राजस्थान में कई सारे एग्जामिनेशंस के पेपर लीक हुए हैं और इसके लिए राजस्थान सरकार कड़े आलोचना के घेरे में है। लेकिन साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के बारे में भी सोचना चाहिए और उत्तराखंड के बारे में भी बोलना चाहिए था, जहां पे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए, उत्तराखंड में भी कई सारे पेपर लीक हुए। तो पेपर लीक की जो तमाम स्थितियां हैं, आप राजस्थान सरकार की आलोचना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष के रूप में उनका पूरा अधिकार है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा हुआ? यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उनके पेपर अच्छा ठीक है, आप हम सदन पे भी बात कर रहे हैं, हम राजनीति में जो हो रहा है क्योंकि चुनाव उस पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों में बहुत बड़ा चेहरा और एक बड़ी पार्टी मानी जाती है AIMIM, अब वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का नाम लेने से डरने वाले सदन में सांसद आज राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने तो महिला आरक्षण का पूरा डिबेट देखा। विपक्ष के लोगों ने बिल्कुल खुल के उसमें जो है कि अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी मांग रखा, ओबीसी के महिलाओं के साथ साथ अल्पसंख्यक महिलाओं की मांग भी रखी हुई थी। उसको तो उन्होंने उस समय तो उन्होंने जो है कि कोई स्वर प्रदान करते हुए ओबीसी साहब नहीं दिखे इस मामले को लेके, तो उनको स्वर में स्वर मिलाना चाहिए था। एकमात्र वही थे। देखिए विपक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो पूरा का पूरा प्रकरण लाया गया था प्रीति जी, इनका मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य यह था कि विपक्ष में बंटवारा कर देना। इनको लग रहा था कि कुछ दल जो है वो पहले वो विरोध करते थे, वो अभी भी विरोध करेंगे और टीम इंडिया में बंटवारा हो जाएगा, लेकिन वो राजनीति इनकी सफल नहीं हुई। आप सोच के देखिए कि हम लोगों ने देखा राज्यसभा में तो बिल्कुल निर्विरोध की स्थिति रही इस पूरे मामले को लेकर। अभी जो एक छोटा सी चीज में कहूंगा, जो अभी दानिश अली जी का पूरा मामला है, ये एक अति गंभीर मामला है। इस मामले के ऊपर प्रधानमंत्री जी को कम से कम एक बयान वो दे दे। हमें याद है अभी भी उन्होंने एक जमाने में बयान दिया था भोपाल के सांसद को लेके कि मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा नाथूराम गोडसे के मामले को लेके। कम से कम आप कुछ बयान दीजिए, तभी तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। संजीत कुमार जी हाथ उठा रहे, पर उनके पास भी चलते हैं। मैं राहुल लाल जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अब थक चुके हैं। 9.5 वर्ष में उन्होंने देश की सेवा बहुत कर दी है। अब उनसे किसी बयान की अपेक्षा मत करिए राहुल लाल जी, उनसे नमस्ते बोलिए। देश की जनता उनको नमस्ते करना चाहती है, आप उनसे जवाब लेना चाहते हैं।
उनको ये कहिए कि प्रधानमंत्री जी अब नमस्ते बोल रहे देश की जनता, अब हमें विदाई दीजिए। अब प्रधानमंत्री जी थक चुके हैं, उनके चेहरे से थकान साफ साफ झलक रही है राहुल लाल जी। और वो जब राजस्थान में जब भाषण देते हैं कि महिलाओं के ऊपर भाषण देते हैं, तो वहां की महिलाएं हंसती है, कहते हैं कि मणिपुर के अंदर आप नग्नावस्था में महिलाओं को घुमाया जाता है, आप कुछ नहीं कर पाए। देश की संसद के सामने बेटियों को लिटा करके मारा जाता है, आप कुछ नहीं कर पाए। आप राजस्थान में आकर के भाषण देते हैं महिलाओं के ऊपर। तो जैसा राहुल लाल जी आप बोलना चाहेंगे तो प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, उसी प्रकार राजस्थान में पुनः कांग्रेस पार्टी जीत करके वापिस आ रही है। लेकिन असदुद्दीन कह रहे हैं कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी है, राहुल गांधी तो जरा वायनाड छोड़कर हैदराबाद आइए चुनाव लड़ने, हाथ पैर आजमा लीजिए, पता चल जाएगा राहुल गांधी कितने पानी में है। जी प्रीति जी, आप इतने दिनों से एंकरिंग कर रही हैं, तो शायद असदुद्दीन ओवैसी को जो भाजपा की खाला जान है, उनको अगर आप नहीं पहचान पाई और उनके बयान को इतना तवज्जो आप देंगी, तो मैं समझता हूँ इस देश की राजनीति को बहुत दिक्कत आने वाली है। अब प्रीति जी इसका रिवर्स भी कहा जा सकता है ना कि तब तक फिर वो भी वायनाड से लड़ ले, वो भी अमेठी से आकर लड़ ले। देखिए ये तो चुनौती देने वाली वो स्थिति है कि आप कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ से नहीं लड़ेगा, तो वो एक अलग सी स्थिति है। मुख्य स्थिति संजीव जी की आवाज नहीं आ रही है, संजीव जी थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। काउंटर भी कर रहे हैं आलोक वत्स जी, उसके पास भी चलेंगे, थोड़ा तेज बोलिए। कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी दोनों ये प्रयास कर रहे हैं और दोनों मिलकर के गेम चलाना चाहते हैं क्या किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जाए। लेकिन इसमें सक्सेसफुल तो हो रहे हैं ना। आप देखिए, दूसरी बात ये है संजीत कुमार जी, आपने महिला आरक्षण की बात की, प्रधानमंत्री यही तो कह रहे हैं कि हमने कर दिखाया। करनी, कथनी और करनी में अंतर होता है। कथनी करके वोट लेने वाले लोग अलग थे, करनी करके वोट मांगने वाले लोग अलग हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये भी सफल हो जाता, लेकिन इस देश की जनता अब सजग हो चुकी है। उनसे ये प्रश्न करना चाहिए कि अदानी के मामले में क्या कहना चाहते हैं, अदानी से क्या रिश्ता है मोदी जी आपका, आप बताइए तो सही। इस मामले में आप उनसे अदानी से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं, लोग बेरोजगारी के मामले में प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज देश के लोगों की स्थिति कैसी है? जो आलोक वत्स जी 50% जीडीपी देता हो उस संजीत कुमार जी कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। अब जरा इनको बोलिए कि अपना मुंह बंद रखें। हाँ चुप है, वो चुप है, जवाब दीजिए। गलत शब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आलोक जी। आप बिल्कुल उनको बोलिए कि आप चुप रहे। अब उनकी बारी थी, मैंने उनको सुन लिया। अरे अब ठीक है, वो सुनने बोलने दीजिए आलोक वत्स जी को बोलिए। चापना मैं भी जानता हूँ, टोकना मैं भी जानता हूँ। इनका कहना है कि सब कुछ कर दिया रे, इनके सारे नेता जमानत पे हैं। इनके पास जवाब है कि सारे नेता बेल लिए के क्यों घूम रहे हैं? कोई जवाब है इनके पास? अरे फर्जी मुकदमा लगा दीजिएगा, लोग जमानत पर रहेंगे ही रहेंगे। आलोक वत्स जी धरने पे बैठ जाता है। इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ धरने पे बैठ जाता है कि ये यहाँ पर हेराफेरी हो रही है। कोई जवाब है? और देश की जनता हमको विदा कर रही है। ये कौन होते हैं कहने वाले? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आप कहेंगे ये कौन होते हैं कहने वाले? 6 महीना का झुंझुना बजाइए, 6 महीने के बाद इस देश की जनता आपको विदा करने जा रही है। विदा करेंगे आप हमें, आपके हाथ से विदा हो जाएंगे। इंडिया कहेंगे उतनी आपके दाल में दलेर देंगे। आप है कौन दुनिया में? एक सेकंड नारा, अपनी बात रखिए प्लीज संजीव जी प्लीज। ठीक है सब्जेक्ट पे, मुद्दे पे आलोक जी प्लीज शांत हो जाइए, मुद्दे पे बात कीजिए। नहीं ये बीच में तो अच्छा ठीक है, डिबेट कोई बात नहीं, उनका काम है, राजनीतिक पार्टी वो चलेगा, वो रुकेगा नहीं। आलोक जी के पास समझिए, मुद्दे से भटकने के लिए वो इधर से उधर उछल कूद मचा रहे हैं। मुद्दे पे जवाब नहीं तो मान लीजिए कि इस जगह पे भारतीय जनता पार्टी असफल हो चुकी है, स्वीकार कर लीजिए आप। अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए राहुल लाल जी, बोलिए। ये समझ रहे हैं कि अरे देश की जनता हमारे साथ है, देश की जनता के लिए हमने किया है, देश की जनता को हम पर विश्वास है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, विश्व पटल पर हमने भारत की एक साख बनाई है, और ये कह रहे कुछ नहीं किया।
अरे आ रहा है ना चुनाव, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। आपको क्यों कर्नाटक में पता नहीं चला था क्या? कर्नाटक में पता नहीं चला था क्या? फिर ही बोल रहे हैं बीच में, चुप रहिए। आपके समय में नहीं बोल रहा था, आप शांत रहिए। मध्य प्रदेश में चोरी की मेरे मुख्य मुद्दे पे नहीं आएंगे आलोक वैसे, मुख्य मुद्दे पे नहीं आने वाले हैं आलोक वैसे। ये जो अहंकारी स्वरूप दिखा के आप मुख्य मुद्दे से भागने का प्रयास कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको काफी गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मामले के ऊपर। आप जमीनी स्थिति देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आपको बहुत कठोर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है आलोक वैसे। ये जमीनी स्थिति में बता रहा हूँ। कोई बात नहीं है, सवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। गिर ही जाएंगे कर्नाटक में, गिरे गिरेंगे बालों पर सी, कर्नाटक में गिरे आगे भी गिरेंगे। बैठने के लिए तैयार है आलोक वैसे। के वायनाड जाना पड़ा ना, अमेठी से चिंता मत करिए, जवाब उल्टा वापिस मिलेगा। चलिए काजिम जी, हाजी नाजिम जी बहुत हाजी नाजिम जी के पास भी चलते हैं, बहुत चुपचाप बातें सुन रहे हैं सबके। हाजी जी बोलिए, नाजिम जी कुछ बोलना चाहें? हाँ प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क के वजीर आजम को मैंने सुना, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान के अंदर गला काटने वाली घटना की बात करी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको तो गला काटने वाली बात तो आपने कह दी, मगर आपने ये कहा कि जय श्री राम का नाम लेते हुए मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है भारत के अंदर। कभी आपने इस बात को तो नहीं कहा, लेकिन आज आपने राजस्थान के अंदर अपने संबोधन करते में ये कहा कि राजस्थान में गला काट दिया जाता। अरे पूरे भारत के अंदर मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, आपने उस पर दो टुक सवाल यानी कुछ नहीं कहा आपने। लेकिन बात जब आती है कि भाई देश के वजीर आजम ये चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मुस्लिम समाज को साथ लेकर चलने वाली बात करते, तो ये बताइए लेकिन कहाँ साथ ले जाने वाली नाजिम बात साहब करते हैं? एक सवाल है मेरा। नाजिम साहब, आप जब हिंदू मुसलमान पे आ रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल प्रीति जी, मुझे अच्छा, है कि संसद के अंदर मैं सवाल पूछूं आपसे। मेरा नाम प्रीति है, मैं सवाल पूछूं आपसे सर प्लीज। सनातन पे जब विपक्षी पार्टी का कोई बड़ा नेता सनातन पे धर्म की बात कर रहे हैं, हम सनातन पे जब अनर्गल बातें करता है, सनातन को कोड़ तक कह देता है, HIV एड्स तक कह देता है, तब कोई भी विपक्षी पार्टी सामने आकर इसका विरोध नहीं करती। क्यों सर, क्यों नाजिम साहब? प्रीति जी ऐसा नहीं, प्रीति जी ऐसा नहीं है। मेरे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब ने खुद कहा है कि सनातन धर्म के बारे में आप इस तरीके की टिप्पणी ना करें। सनातन धर्म हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। मेरे पीस पार्टी ने खुद इस राहुल लाल जी बताइए, हिंदू भाई के साथ राहुल लाल जी बताइए, सदन के अंदर वाली बात पे सो कॉल्ड नोटिस, बाकी जो भी होगा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सनातन पे अगर कोई अगर HIV से सनातन की तुलना कर देता है, गाली तक दे देता, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, उस पर क्यों नहीं आप लोग झंडा लेकर आगे आते हैं? नहीं देखिए कि कहीं पे भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना बिल्कुल गलत सा चीज है, और हमें लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेके टीम इंडिया का एक साझा बयान आना चाहिए। टीम इंडिया के कई लोगों से जब संपर्क इस मामले में किया गया तो उन लोगों का कहना है कि अगली बैठक के बाद इस चीज को लेकर कोई साझा बयान उन लोगों का आएगा। लेकिन ये स्थितियां अच्छी नहीं है। ये स्थिति किसी भी धर्म को लेकर अपमान करने की स्थिति कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पे एक सर्वधर्म समभाव की स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं, संजीत कुमार जी, सनातन वाले बयान पे क्यों चुप रह जाती है आपकी पार्टी? देखिए, किसी भी स्तर से आज आपने देखा होगा, आप अभी कह रहे हैं कोई साझा बयान नहीं है पार्टी का सनातन वाले बयान पे। सुन लीजिए, साफ साफ शब्दों में हमारे नेता ने कहा है कि सनातन के ऊपर दिया गया उदयनिधि मारन के बयान से हम सहमत नहीं है। नंबर 1 करते हैं। नंबर 2 सुन लीजिए, ये ऐसा नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, इस देश के अंदर सनातन के ऊपर दिया गया कोई भी भाषण, कोई भी, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ डिबेट में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय अब इजाजत नहीं दे रही, लेकिन ऐसे में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, 3-4 बड़े राज्य जहां विधानसभा चुनाव होंगे और अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मैदान में हैं। तमाम बातें और एक दूसरे के ऊपर आरोप, पार्टियों के आरोप का दौर है। ऐसे में आगे क्या होगा, कौन सी पार्टी कौन सा मूव लेगी, किधर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल।